स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का पढ़ाई लिखाई के इस एग्ज़ाम रिलेटेड में। और मैं हूं सूरज कुमार ठाकुरदार से। जैसे कि आप सभी पढ़ रहे हैं, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हिंदी के अंतर्गत 2 वीडियो आपके पास तक पहुंचा दी गई थी। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो पॉइंट मैंने पीछे छोड़ा था, अर्थात आप रेगुलरिटी से पॉइंट पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप बीच में यदि कोई भी पॉइंट छोड़ते हैं तो आपको ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि कल कहाँ पर क्लास छोड़े थे या आगे क्या पढ़ाने वाले हैं। तो कल हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो के अंतर्गत, जिसमें बताया गया था कि स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो 6 प्रकार से किया जाता है। और इन 6 प्रकार की यदि हम बात करें तो जिसमें नंबर 1 प्रकार दे रखा था, मात्रा या उच्चारण या काल के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया था, तो वो 3 प्रकार से किया गया था। आगे पॉइंट में बात करी थी, दूसरे पॉइंट में जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो 3 प्रकार से किया गया था। और नंबर 3 जो पॉइंट हम पढ़ रहे थे, तो नंबर 3 पॉइंट दे रखा था मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मैंने लिखा था पॉइंट में नंबर 3 पॉइंट था मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। यानी स्वरों का जो वर्गीकरण दे रखा था मुख के आधार पर, तो वो 4 प्रकार से किया जाता है। अब बात करें कि ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसमें यदि हम नंबर 1 बात करें तो नंबर 1 पॉइंट दे रखा था विव्रत स्वर। नंबर 2 दे रखा था अर्धविव्रत स्वर। नंबर 3 था संवृत स्वर। नंबर 4 था अर्धसंवृत स्वर। यहाँ पर पॉइंट समझेंगे कि जो मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया था तो वो 4 प्रकार से किया गया था, जिसमें नंबर 1 विव्रत स्वर, नंबर 2 अर्धविव्रत स्वर, नंबर 3 संवृत स्वर और नंबर 4 दे रखा था अर्धसंवृत स्वर। अब आप यहाँ पर यदि शॉर्ट में पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पर पॉइंट समझेंगे कि जो विव्रत स्वर होता है उनकी संख्या कितनी होती है। पीछे भी पॉइंट में समझाए थे कि जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया था, जिसमें नंबर 1 दे रखा था अग्र स्वर। और अग्र स्वरों की जो संख्या होती है तो वो 1 दे रखी थी, और मध्य स्वरों की जो संख्या दे रखी थी तो वो 1 दे रखी थी। अग्र स्वरों की संख्या 4 दे रखी थी और पश्च स्वरों की जो संख्या थी तो वो 6 दे रखी थी। तो इसी प्रकार से पॉइंट में यदि वन लाइनर में आप ध्यान देंगे तो विव्रत स्वरों की जो संख्या होती है तो वो 1 दे रखी थी। यदि हम यहाँ पर बात करेंगे अर्धविव्रत स्वर की, तो अर्धविव्रत स्वरों की जो संख्या होती है तो वो 4 दे रखे थे। यदि हम यहाँ पर बात करें संवृत स्वरों की संख्या, तो संवृत स्वरों की संख्या जो होती है तो वो भी कितनी होती है, 4 होती है। यदि हम बात करें अर्धसंवृत की संख्या तो कितनी होती है, 2 होती है। इस प्रकार से पॉइंट याद रखेंगे कि विव्रत स्वर 1 होता है, अर्धविव्रत स्वर 4 होते हैं, संवृत स्वर 4 होते हैं और अर्धसंवृत स्वर 2 होते हैं। तो यदि हम देखें यहाँ पर विव्रत स्वर के अंतर्गत, तो आप यदि शॉर्ट में पढ़ना चाहें कि विव्रत क्या होता है, तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार पूरा खुलता है तो उसी को विव्रत स्वर कहा जाता है। अब आप समझें कि जब मुख द्वार पूरा खुलेगा तो इसका मतलब कितने प्रतिशत पर खुल सकता है, 100%। यानी कि जब मुख द्वार पूरा खुला तो 100% पर खुलेगा। इसका मतलब जो यहाँ पर मुख का जो आकार दे रखा था वो 100% पर दे रखा था। शॉर्ट में पॉइंट समझेंगे। अब विव्रत जब 100% पर था तो अर्धविव्रत 50% पर होगा। यानी कि संवृत स्वर कितने प्रतिशत पर होगा, तो यहाँ पर समझें कि जब विव्रत स्वर 100% पर था, अर्धविव्रत 50 पर था। इसका मतलब ये था कि सम का मतलब होता है समान और विरत का मतलब विरत। यानी कि जो मुख द्वार खुलेगा तो वो एक समान विरत बनाएगा। अब समान विरत बनाएगा तो ना तो पूरा खुलेगा ना ही आधा खुलेगा। इन दोनों के बीच में यदि हम बात करें तो कितने प्रतिशत पर खुलेगा, 75% पर। ऐसे ही यदि बात करें कि जब संवृत स्वर
75% पर खुलता है तो अर्ध संवृत कितने प्रतिशत पर खुलेगा? 37.5% पर खुलेगा। यानी कि जो संवृत स्वर होगा तो वो 75 पर होगा और जो अर्ध संवृत स्वर होगा तो वो कितने पर होगा? 37.5 पर होगा। अब यहाँ पर पॉइंट में आप समझेंगे कि यहाँ पर विवृत स्वरों की जो संख्या एक दे रखी थी तो वो एक कौन सी होगी? अब एक में पॉइंट समझेंगे कि दे रखा था आ, यानी कि जो विवृत स्वर होगा तो वो एक ही होगा जिसे क्या दे रखा होगा? आ होता है, अर्थात एक होगा तो आ होगा। ऐसे ही आगे बताया अर्ध विवृत स्वर 4 होते हैं जिसमें बड़ा, बड़ा ए, बड़ा ओ, यह एक पॉइंट कल पिछली वीडियो में समझाया था ओ, अर्थात इसे जो कहा जाता है वो आगत स्वर कहा जाता है, आगत स्वर कहा जाता है। और किस भाषा से संबंधित है? तो विदेशी भाषा से संबंधित है। अब विदेशी के अंतर्गत यदि बात की जाए तो कौन सी भाषा से संबंधित था? फारसी। यानी कि ये जो आगत स्वर होता है तो वो एक विदेशी भाषा का शब्द है जो किस भाषा से? फारसी भाषा से मिलकर बना। ऐसे ही पॉइंट में बताया संवृत स्वर। अब ये संवृत स्वर क्या होते हैं? तो संवृत स्वर में बताया कि संख्या इनकी 4 होती है जिसमें छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा, यानी कि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ कोमा बड़ा ऊ संवृत स्वर के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। अर्ध संवृत की यदि हम बात करें तो अर्ध संवृत स्वरों की संख्या 2 होती है जिसमें नंबर 1 पॉइंट आता है छोटा ए, ऐसी पॉइंट था ओ, अर्थात आपने पॉइंट पढ़ा कि मुख द्वार के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है वो कितने प्रकार से? 4 प्रकार से किया जाता है। और नेक्स्ट समझें कि विवृत स्वरों की संख्या 1 होती है, अर्ध विवृत की संख्या 4 होती है, संवृत स्वरों की संख्या 4 दे रखी होती है। ऐसे ही अर्ध संवृत स्वरों की संख्या कितनी दे रखी होती है? 2। अर्थात विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार पूरी तरह से खुलता है तो उसे विवृत स्वर कहा जाता है। जिसमें मुख द्वार आधा खुलता है उसे अर्ध विवृत कहा जाता है। जिसमें मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है तो उसे संवृत स्वर कहा जाता है जो समान तरीके से खुलता है। ऐसे ही अर्ध संवृत स्वर अर्थात बंद होते हुए भी पूर्ण रूप से खुला न रहकर अपूर्ण रूप से खुला रहता है तो उसी को क्या कहा जाता है? अर्ध संवृत स्वर कहा जाता है। तो आपने पॉइंट 3 पढ़े जो स्वरों का वर्गीकरण था, स्वरों का वर्गीकरण, और ये 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। यानी स्वरों का जो वर्गीकरण था वो 6 पॉइंट दे रखे थे जिसमें आपने 3 पॉइंट पढ़े। और ये 3 पॉइंट कौन से पढ़े? नंबर 1 जीभ के आधार पर, मात्रा के आधार पर, और नंबर 3 मुख के आधार पर। अब नंबर 4 पॉइंट पढ़ेंगे ओठों की स्थिति के आधार पर। नंबर 4 पॉइंट था ओठों की स्थिति के आधार पर। और ओठों की स्थिति के आधार का जो पॉइंट था तो इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। नंबर 4 ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। यानी कि जो ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है तो वो कितने प्रकार से किया जाता है? 4 प्रकार से किया जाता है। अब ये 2 प्रकार से किया जाता है जिसमें नंबर 1 बात की गई विरतमुखी, ऐसे ही नंबर 2 बात की गई अविरतमुखी। यानी ओठों की स्थिति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण था वो 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 विरतमुखी और नंबर 2 अविरतमुखी। यानी कि विरतमुखी क्या होते हैं? तो जिन स्वरों का उच्चारण विरत के आधार पर किया जाता है या विरत एक मुख एक विरत बनाता है या गोलाकार होठ बनाते हैं,
यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार हो जाते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, विरतमुखी स्वर कहा जाता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं, जब गोलाकार नहीं होंगे इसलिए क्या बताया, अविरतमुखी, यानी कि ओठ यदि गोलाकार विरत बनाते हैं तो विरतमुखी होगा, और यदि गोलाकार नहीं बनाते तो क्या होगा, अविरतमुखी होगा। अब बात करें यदि विरतमुखी स्वरों की संख्या की, तो जो विरतमुखी स्वरों की संख्या दे रखी होती है तो वो संख्या 5 होती है, और यदि अविरतमुखी की बात करें तो संख्या 6 होती है। अब विरतमुखी के अंतर्गत जो 5 स्वरों को दर्शाया गया तो उन स्वरों में नंबर 1 छोटा ऊ, बड़ा ऊ, एक मात्रा या 2 मात्रा, और आगे पॉइंट आता है आगत स्वर। और आगत स्वर आप पीछे भी पॉइंटों में समझ पा रहे हैं कि पीछे भी पॉइंट में आपने समझा था कि जहां पर ये ओ दे रखा होता है वहीं पर इस आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस पॉइंट के अंतर्गत भी ये ओ दिया होगा तो वहीं पर आगत स्वर का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट समझेंगे कि अविरतमुखी स्वरों की जो संख्या थी वो 6 होती है, जिसमें नंबर 1 ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ए, कोमा, बड़ा। यानी कि 6 पॉइंट आपने समझे कि अविरतमुखी के अंतर 6 पॉइंट होते हैं। ऐसे ही विरतमुखी के अंतर्गत स्वरों की जो संख्या थी वो भी कितनी होती है, 5 होती है। तो आपने यहाँ पर ये 4 पॉइंट पढ़े स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत। अब नेक्स्ट समझेंगे नंबर 5। और नंबर 5 यदि पॉइंट की बात करें तो नंबर 5 मैंने आपको लिखवाया था हवा का नाक व मुंह से निकलने के आधार पर इनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। यानी कि हवा का नाक व मुंह से निकलने के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है तो वो कितने प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से किया जाता है। इन 2 प्रकारों में समझेंगे नंबर 1 सर होता, नंबर 1 पॉइंट था मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर। नंबर 1 पॉइंट दे रखा था मौखिक स्वर या मौखिक स्वर को निर्नुनासिक स्वर भी कहा जाता है। अब मौखिक स्वर क्या होते हैं, तो मौखिक स्वर वे स्वर होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख के द्वारा निकलती है तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, मौखिक या निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख के आधार पर होता है तो उन्हीं को मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। ऐसे ही नंबर 2 पॉइंट में बताया, नंबर 2 पॉइंट में दिया गया था अनुनासिक या नासिकीय स्वर। तो यहाँ पर पॉइंट था नंबर 2 अनुनासिक या नासिकीय स्वर। अब अनुनासिक क्या होते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो उसी को अनुनासिक या नासिकीय स्वर कहा जाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो देखें पॉइंट में कि मौखिक स्वर वो स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख के आधार पर निकलती है। तो छोटा है कोमा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, डैश डैश आदि। यानी कि जो मूल रूप से स्वर प्रयोग किए जाते हैं, वे स्वर जो मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं जिनकी संख्या की बात पीछे भी 10 स्वरों के अंतर्गत की गई थी, तो वहीं पर ये 10 स्वर जो होते हैं वो मौखिक स्वर कहलाते हैं। आगे बात करें कि अनुनासिक या नासिकीय स्वर के, तो जिन स्वरों के
साथ में चंद्र बिंदु या नुक्ता बिंदु लगा होता है तो वे सभी स्वर अनुनासिक या नासिकीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए पर अंकी बिंदी लगे, आ पे चंद्र बिंदी, ऐसे ही पॉइंट में बड़ी पर बिंदे, ऐसे ही पॉइंट पर बड़े ऊपर चंद्र बिंदे, डैश डैश आदि। यानी कि जिन स्वरों के अंत में चंद्र बिंदु या नुक्ता बिंदु का प्रयोग किया जाता है तो वह स्वर अनुनासिक या नासिकीय स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के ऊपर बिंदा या चंद्र बिंदी नहीं लगी होती हैं तो उन्हें मौखिक स्वर या निम्नासिक स्वर कहा जाता है। एक बार और समझेंगे पॉइंट में कि मौखिक स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है तो उन्हीं को मौखिक या निम्नासिक स्वर कहा जाता है, और जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो उन्हें अनुनासिक या नासिकीय स्वर कहा जाता है। नंबर 5 पॉइंट समझेंगे हम घोषत्व के आधार पर। नंबर 6 जो पॉइंट था, घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 6 प्रकार से पॉइंट आप पढ़ रहे थे। 6 प्रकार में आपने 5 प्रकार पढ़े, जिसमें नंबर 6 पॉइंट आता है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, अब घोषत्व के आधार पर ये पॉइंट समझेंगे कि घोषत्व क्या होता है। आगे पॉइंट पढ़ेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में कि घोषत्व 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो आप ये यहाँ पर भी पॉइंट समझें कि घोषत्व ये 2 पॉइंट होते हैं, जिसमें एक सघोष कहलाता है और नंबर 2 अघोष कहलाता है। अब सघोष क्या होते हैं, तो ये जो सघोष पॉइंट था ये 2 प्रकार से मिलकर बना है, से प्लस घोष, यानी कि 2 वर्णों से शब्दों से मिलकर बना है से प्लस के घोष। ऐसे ही अघोष भी 2 पॉइंटों से मिलकर बना है ए प्लस के घोष। अब यहाँ पर पॉइंट समझेंगे कि से का मतलब होता है साथ साथ, ऐसे ही घोषव का अर्थ होता है हवा। आगे ए का मतलब होता है न या नहीं। घोष का अर्थ क्या होता है हवा, यानी कि पॉइंट यहाँ पर चल रहा था घोषत्व। घोषत्व क्या होता है, तो घोषत्व 2 वर्गों में विभाजित है, एक सघोष और एक अघोष। यानी सघोष के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, तो यहाँ पर एक सघोष पढ़ा एक अघोष पढ़ा। सघोष 2 शब्दों से मिलकर बना है से प्लस के घोष। से का अर्थ होता है साथ साथ, घोष का अर्थ होता है हवा, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हवा के साथ साथ उच्चारण किया जाता है तो उसे सघोष कहा जाता है, और जिन स्वरों के उच्चारण में हवा न के बराबर निकलती है अर्थात कम निकलती है तो उन्हें अघोष कहा जाता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं घोषत्व के, अर्थात जब भी स्वरों में कंपन होता है तो उनकी ध्वनियाँ आपस में टकराकर जब किसी अन्य स्वर का निर्माण करती हैं तो उन्हीं को घोषत्व कहा जाता है। अर्थात सभी ध्वनियाँ, अर्थात बात करें ध्वनियों के अंतर्गत की जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर सघोष कहलाते हैं। जितने भी स्वर होंगे सभी क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे। यदि सघोष आपका पॉइंट ना दे रखा हो तो सघोष के साथ नेक्स्ट पॉइंट दिया होता है जिसे क्या कहा जाता है, घोष भी कहा जाता है। दोनों ही पॉइंट एक हैं, ये चाहे सघोष दे रखा हो या घोष दे रखा हो। तो आप पॉइंट समझें, यहाँ पर ये नोट करके पॉइंट समझेंगे। सभी स्वर सघोष या घोष कहलाते हैं, यानी जितने भी स्वर दिए होते हैं सभी के सभी जो होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। इस प्रकार से पॉइंट आता है कि स्वरों को क्या कहा जाता है, घोषत्व के आधार पर सघोष या अघोष कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है क्या कहा जाता है, सघोष। यदि सघोष ना दे रखा हो तो सघोष के आधार पर नेक्स्ट पॉइंट दिया होगा जिसे घोष भी कहा जाता है। सघोष या घोष दोनों ही पॉइंट एक है।
आगे पॉइंट अब समझेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट चल रहा था स्वरों का वर्गीकरण, और स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया था वो 6 प्रकार से आपने पढ़ा। नंबर 1 मात्रा के आधार पर, नंबर 2 जीव के आधार पर, नंबर 3 मुख के आधार पर, नंबर 4 ओठों की स्थिति के आधार पर, नंबर 5 हवा का मुख व नाक से निकलने के आधार पर, और नंबर 6 की यदि हम बात करें तो नंबर 6 पर आपने पॉइंट पढ़ा घोषत्व। अर्थात घोषत्व क्या होते हैं, तो आप समझें कि वर्णमाला के अंतर्गत जितने भी स्वर होते हैं सभी के सभी सघोष कहलाते हैं। घोषत्व के आधार पर यदि बात की जाए तो सभी क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाते हैं, क्योंकि कोई भी स्वर अघोष नहीं होता है। नेक्स्ट समझेंगे अब व्यंजन। अब यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण समाप्त हुआ और नेक्स्ट पॉइंट में आप पढ़ रहे हैं अब व्यंजन। और व्यंजन क्या होते हैं तो ये समझेंगे परिभाषा के अंतर। तो वीडियो लगातार देखते रहें भाई, क्योंकि वीडियो लगातार आप यदि देखोगे तो जो पॉइंट हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था उसी वीडियो से नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर मान लिया कि मैंने आज कोई पॉइंट बीच में से पॉइंट स्टार्ट करा था, क्योंकि मैंने पहले स्वरों के वर्गीकरण के अंतर 3 पॉइंट पढ़ा दिए थे, चौथा पॉइंट आज स्टार्ट करा था। यदि आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको सारे पॉइंट मिलते रहेंगे। और कहीं पर भी यदि दिक्कत आया करें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दिया करें भाई कि सर आपको गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, या इधर उधर की कोई भी बातें हो रही कि सर आपने ये जो पॉइंट पढ़ाया था कि इसमें ये दिक्कत आई थी, हमें दोबारा बताने की कोशिश करें। तो जो पॉइंट हमने मान लिया पिछली 2-3 वीडियो के पहले पढ़ा दिया हो, तो वहाँ पर यदि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आए तो हमें बता सकते हैं, हम वही पॉइंट दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको पॉइंट सही लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है भाई, आगे पॉइंट पढ़ रहे थे हम व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं तो व्यंजन में पॉइंट समझेंगे। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार ये पॉइंट समझाया था कि व्यंजन और स्वर इन दोनों शब्दों में क्या अंतर होता है। तो स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन जो होते हैं वो अस्वतंत्र होते हैं। क्योंकि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं या अन्य ध्वनि की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं। और जो स्वर होते हैं तो वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि कोई भी स्वर किसी अन्य स्वर की सहायता से प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो किसी न किसी स्वर का प्रयोग करते हैं। मानो कि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा मैंने क, अब ये क यहाँ पर व्यंजन वर्ण हुआ। अब इसकी पहचान के लिए बताया कि इस क में कहीं ना कहीं पर किसी ध्वनि का प्रयोग हुआ है। अब ध्वनि की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जब मैं इस क पर हलंत लगाता हूँ तो ध्वनि निकलती है ए की, जो कि एक क्या है यहाँ पर स्वर है। अर्थात पीछे भी मैंने पॉइंट में समझाया कि जब किसी भी व्यंजन वर्ण पर हलंत लगा होता है तो वह व्यंजन वर्ण पूर्ण ना होकर अपूर्ण वर्ण कहलाता है। क्योंकि जिस भी व्यंजन वर्ण पर हलंत लग जाता है तो वह वर्ण आधा होता है और उसे पूर्ण करने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा का, अब क्या पे यदि हम कै पे हलंत लगाएं तो यहाँ से ध्वनि निकलती है आ की, क्योंकि ये जो कै वर्ण था, जो कै वर्ण था तो वो कै प्लस ऐसे मिलकर बना है। जो का वर्ण था वो कै प्लस आ से मिलकर बना है। तो कोई भी व्यंजन वर्ण जो होगा वो किसी न किसी ध्वनि की सहायता से मिलकर बना होता है। अर्थात ध्वनि क्या होती है तो आप समझ पा रहे हैं कि जो भी स्वर होते हैं सभी क्या कहलाती हैं, ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो पॉइंट में समझ रहे थे व्यंजन। और व्यंजन की यदि हम बात करें तो ये पॉइंट था व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये पॉइंट आया 39।
यानी कि अभी आपने वर्णमाला के अंतर्गत 52 वर्णों की बात की थी, जिनमें 52 वर्णों में हमने 11 स्वर मूल रूप से पढ़े। कुल स्वर 13 होते हैं, 13 स्वर हमने अच्छी तरीके से पढ़े। अब वर्णमाला के अंतर्गत जब 52 वर्णों की संख्या बताई गई तो इसमें 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। हमने 13 स्वर पढ़े। अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर 39 व्यंजन वर्ण। अब ये व्यंजन वर्ण यहाँ पर 39 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में हम उच्चारण के आधार पर पढ़ाएंगे, लेखनी के आधार पर पढ़ाएंगे, वर्ग के आधार पर पढ़ाएंगे, बहुत सारे पॉइंट आते रहेंगे। तो यहाँ पर नंबर 1 यदि हम बात करें कि 39 वर्णों में नंबर 1 क्या होता है, किस प्रकार से आते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट समझेंगे क वर्ग के अंतर्गत। यानी पहला पॉइंट दिया क वर्ग। अब क वर्ग में 5 वर्ण दिए होते हैं, जिसमें क, ख, ग, घ, अण। यानी क वर्ग के अंतर्गत हमने 5 वर्ण पढ़े। आगे दिया था च वर्ग। च वर्ग में समझेंगे च, छ, ज, झ, उं। अब यहाँ पर पहचान क्या होती है व्यंजन वर्णों की, तो व्यंजन वर्ण जो भी दिया गया होगा तो हर एक व्यंजन वर्ण पर हलंत लगा होता है। यानी कि व्यंजन वर्ण का जो शुद्ध रूप होता है तो वो हलंत वाला वर्ण ही होता है। आप यहाँ पर ये नोट करके समझ सकते हैं, व्यंजन वर्ण का शुद्ध रूप हलंत वर्ण कहलाता है। यानी किसी भी व्यंजन वर्ण का जो शुद्ध रूप होता है तो वो हलंत वाला वर्ण कहलाता है। यानी कि हलंत वाला जो वर्ण होता है तो वो क्या कहलाता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। यानी कि जो व्यंजन वर्ण होगा तो वही क्या कहलाता है, हलंत वाला वर्ण कहलाता है। शुद्ध वर्तनी की यदि हम बात करें, ऐसे ही पॉइंट आया ट वर्ग। ट वर्ग में पढ़े ट, ठ, ड, ढ, अण। यानी कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर 39 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ऐसे ही आगे बताया गया त वर्ग, ते, थे, दे, धे, कॉमन। ऐसे ही पॉइंट की यदि हम बात करें तो आगे आता है पे वर्ग, जिसमें पे, फे, बे, भे, में। यानी कि आपने अभी 25 वर्णों की बात करी, जिसमें आपको बताए गए कचट तप के आधार पर हमने आपको समझाया कि यहाँ पर इन 25 वर्गों को या 25 के 25 वर्णों को याद करने के लिए आप कचट तप से ध्यान रख सकते हैं। यानी कचट तप। अब कचट से क्या आया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पे वर्ग। इसी पॉइंट के अंतर्गत अब आगे बात करें, अब आपने यहाँ पर 25 वर्ण पढ़े। आगे यदि हम बात करें तो आगे वर्ण आता है श वर्ण। अब श के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, श, श, श है। अब इन्हें क्या कहा जाता है तो आप या तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उस नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कि इन 25 वर्णों के नाम क्या होते हैं, इन चारों वर्णों को क्या कहा जाता है। इस प्रकार से आप हमें आगे बताएंगे। या जैसे लिखा हुआ है छ, तिरे, गे, कोमशिर, यानी कि इन चारों वर्णों को किस नाम से जाना जाता है ये बताएंगे। या आगे लिखा हुआ है ये, रे, ले, बे, इन चारों को बताएंगे कि इन चारों को क्या कहा जाता है। ऐसे ही यदि बात करें तो आगे 2 वर्ण और आते हैं,
जिसे डे के नीचे नुक्ता बिंदु लगा होता है, ऐसे ही ढे के नीचे भी क्या लगा होता है, नुक्ता बिंदु लगा होता है। तो यहाँ पर आप समझे सभी कि व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है वो 39 होती है, जिसमें नोट करके मैंने आपको लिखा था कि व्यंजन वर्ण का जो शुद्ध रूप होता है, शुद्ध रूप जो होता है तो हलंत वाला वर्ण होता है। इस हलंत पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। हलंत वाला वर्ण होता है जिसमें कै वर्ग। अब इन पांचों वर्गों को याद करने के लिए एक शॉर्ट में पॉइंट याद रखेंगे, कचट तप। अर्थात कचट तप एक पॉइंट था जिसमें 5 वर्गों से संबंधित 25 वर्णों को दर्शाया गया, और इन 25 वर्णों को क्या कहा जाता है ये आप हमें बताएंगे या हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट इन 4 वर्णों को क्या कहा जाता है, इनके क्या नाम है, उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे ही इन 4 की बात करेंगे। आगे इन 4 की बात करेंगे, ये रे लेबे की। ऐसे ही इन 2 पॉइंटों की बात करेंगे। तो आपने समझे 25 4 4 4 2। यदि आप सभी की बात करें वर्णों की तो 39 वर्ण जो आपने क्रम से पढ़े, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।